प्यारे बच्चों, आओ क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 67 को करते हैं बच्चों, जो कि 14 दिसंबर 2020 के लिए है। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। हम पहले से जानते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नई संतति की उत्पत्ति के लिए सिर्फ एक ही जनक की ज़रूरत होती है, जबकि लैंगिक जनन में नई संतति की उत्पत्ति दो जनकों के द्वारा होता है। तो आओ पढ़ते हैं लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि जब लैंगिक जनन होता है तो वहाँ दोनों जनकों से किसकी उत्पत्ति होती है? युग्मकों की उत्पत्ति होती है। और ये जो युग्मक होते हैं वो जनक में जितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है, युग्मक में उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी होती है। हम जानते हैं जब हमने मनुष्य में आनुवंशिकी तथा जैव विकास वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसमें जाना है कि मनुष्य में होते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, और जो मनुष्य के युग्मक होते हैं उनमें कितना होता है? सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े हैं। इसमें क्या है, जो मनुष्य होते हैं उनकी प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो युग्मक होते हैं उनमें क्या होता है? जितनी क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, इसलिए युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सिर्फ 23 ही होती है। और 23 क्रोमोसोम मिलते हैं पिता से और 23 क्रोमोसोम मिलते हैं माता से, और ये दोनों क्रोमोसोम मिलके जो युग्मनज बनते हैं उसमें फिर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़े होती हैं, है ना। ये आप पहले से जानते हैं। तो हमें ये देखना है कि यहाँ क्या होता है। यहाँ जो युग्मक होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी होती है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक नए जीव का विकास करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। आप पहले से इस बात को जानते हैं। हमने पिछली वर्कशीट्स में भी जाना है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, क्योंकि दो अलग अलग युग्मकों का संलयन होता है। दो अलग अलग जनकों से युग्मक मिलते हैं और उससे युग्मनज बनते हैं और फिर नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए उनके गुणों में क्या होती है? विभिन्नता होती है। और इस कारण ये क्या है? इसके कारण ये नई स्पीसीज़ के बढ़ने में, नई स्पीसीज़ के बनने में क्या होती है? इससे मदद मिलती है। तो देखो वही बात यहाँ दी हुई है। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है, यानी दो युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? नई संतति उत्पन्न करते हैं लैंगिक जनन में। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए जो संतति होती है उसमें क्या होते हैं? विभिन्न गुण होते हैं। कुछ गुण तो माता पिता जैसे होते हैं, कुछ अपने गुण भी बनते हैं, यानी कि उनके गुण जो होते हैं वो पूरी तरह से अपने माता पिता जैसे नहीं होते, बल्कि कुछ अपने भी गुण आते हैं। अब है इनमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीसीज़ की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इससे विभिन्नता आती है, और विभिन्नता जब आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? जैव विकास होगा। तो वही दिया हुआ है। तो जब विभिन्नता आती है तो वह विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम देख रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब यहाँ दिया हुआ है, हम पौधों के लिए पढ़ रहे हैं बेटे लैंगिक जनन। तो हम देखेंगे जो पुष्पी पौधे होते हैं, यानी वे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनमें आप देखोगे कि उनके फूल में ही उनके जननांग होते हैं। देखो ये फूल बना हुआ है, इनमें इनके जननांग उपस्थित होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जब पुष्प में पुंग केसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। और जब पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। आपने यहाँ क्या दिया? देखो जो पुंग केसर है वो क्या है? नर भाग है पुष्प का, और जो स्त्री केसर है वो है मादा भाग। ठीक है। तो जब अगर किसी भी पुष्प में या तो सिर्फ नर भाग हो या सिर्फ मादा भाग हो तो ऐसे जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी यानी एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या फिर मादा होगा, मादा लिंग होंगे। तो इसमें से या अगर पुंकेसर या स्त्री केसर होते हैं तो ऐसे पौधे कहलाते हैं, ऐसे पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी। जैसे आपके उदाहरण दिया हुआ है पपीते में, तरबूज में। और अगर दोनों ही नर और मादा दोनों ही भाग हों, अगर
यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। जैसे उदाहरण आपके दिया हुआ है गुड़हल और सरसों। ठीक है, तो ये आपके दिया हुआ है यहाँ पर। फिर दिया हुआ है आवृत बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। जो आवृत बीजी होते हैं यानी जो सपुष्पक पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें कि पुष्प होते हैं, तो उनके जननांग जो होते हैं यानी कि उनके जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? उनके पुष्प में उपस्थित होते हैं। अब देखो यहाँ दिया हुआ है पुंकेसर क्या है? नर जननांग है जो कि क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। और स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह 3 भागों से बना हुआ होता है। देखो यहाँ और अच्छे से देखते हैं, यहाँ बना हुआ है हमारे, देखो यहाँ दिया हुआ है यह 3 भागों से बना होता है। और कौन कौन से भाग हैं इसके? तो यहाँ आप देखेंगे है आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय है। ये वाला भाग जो आप देख रहे हो ये इसका क्या है? अंडाशय है। फिर मध्य में लंबा भाग वर्तिका है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इसको कहते हैं वर्तिका। और उसके बाद यह जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये क्या है? वर्तिकार्घ है, जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। अब और इसको अच्छे से हम स्त्री केसर और पुंकेसर देखते हैं बेटे। हमारा जो सपोर्ट मटेरियल है हम उससे देखते हैं इसको। तो ये है आपके बना हुआ, यहाँ हम देखेंगे ये है हमारा पुष्प बना हुआ है बेटे। पुष्प की संरचना आपको दिख रही है। यहाँ देखो ये हमारे गुड़हल का फूल बना हुआ है। यहाँ देखेंगे कि ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? परागकोश है। और ये जो लंबी ऐसे पाइप जैसी संरचना आप देख रहे हैं ये क्या है? इसको हम कहते हैं तंतु। ये दोनों मिलकर बनते हैं फूल के नर भाग, जिसको हम कहते हैं पुंकेसर। और ये क्या है? ये बीच वाला जो आप ये पूरा देख रहे हैं ये क्या है? स्त्री केसर है, यानी कि मादा भाग है। अब इसके सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्तिकार्घ। और ये जो पाइप जैसा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पाइप जैसा ये जो बना हुआ है ये पूरा, ये इसको हम कहते हैं क्या? वर्तिका। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है अंडाशय। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मादा भाग बनाते हैं पुष्प का या फूल का। इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, अब ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बीजांड। ठीक है, इसी में होता है युग्मक होते हैं, मादा युग्मक, जहाँ की नर युग्मक आकर उसका क्या होता है? निषेचन होता है। नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और बाकी आप देख रहे हो ये पंखुड़ी बनी हुई है, ये क्या है? बाह्यदल है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है ये बाह्यदल है। तो ये तो आप जानते हैं बच्चों। अब आओ हम हमारे वर्कशीट को फिर से देखते हैं। ये तो आपने देख लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ दिया हुआ है कि अंडाशय में बीजांड होते हैं। अभी आपको दिखाया था कि अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। अब प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। प्रत्येक बीजांड में क्या होता है? अंड कोशिका होती है। अब आपके यहाँ देखो दिया भी हुआ है, यहाँ देखेंगे ये है हमारे बना हुआ, ये जो आप देख रहे हो और अच्छे से अगर हम देखें तो ये देखो बेटे ये है अंड कोशिका हैं ये सब, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद है आपके दिया है परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर ये जो वर्तिकार्घ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये जो वर्तिकार्घ है, परागकण इस पर जब गिरते हैं, जब आते हैं इस पर परपरागन या स्वपरागन के द्वारा जब परागकण आते हैं तो ये क्या होते हैं? एक ऐसी नली नुमा संरचना बनाते हैं। और इस संरचना के द्वारा जो नर युग्मक होते हैं वो इस पराग नली द्वारा कहाँ आते हैं? यहाँ आते कहाँ? अंडाशय से ये पहुँच जाते हैं कहाँ? अंडाशय के द्वारा इस पराग नली के द्वारा पहुँच जाते हैं किस में? तो ये पहुँच जाते हैं बीजांड में। और बीजांड में क्या उपस्थित होते हैं? मादा युग्मक। अब ये क्या होते हैं? मादा युग्मक से क्या होते हैं? ये संलयित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। फिर से देखो, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक, जो नर युग्मक है यहाँ से वो क्या हुए हैं? अंडाशय की अंड कोशिका, अंडाशय में जो अंड कोशिका है उससे जाकर क्या होते हैं? मिल जाते हैं,
संलयित हो जाते हैं, जनन कोशिकाओं के इस युग्मन या निषेचन को से युग्मनज बनता है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे नर युग्मक, यहाँ पर क्या हुआ है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, यानी दोनों का क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनते हैं वो बनते हैं क्या, उसको कहते हैं युग्मनज। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर बनाते हैं क्या, युग्मनज। और ये जो युग्मनज होते हैं इनमें नए पौधों को विकसित करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं इधर की तरफ, हमारे दिया हुआ है कि परागण क्या होता है। तो देखो क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, पुंकेसर में होते हैं परागकण, परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ये जो परागकण होते हैं उनका पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकार्ग पर आना, देखो ये है हमारे क्या, ये है हमारे यहाँ ये परागकोश है, इसमें क्या होंगे, परागकण होंगे। अब परागकण का कहाँ जाना, वर्तिकार्ग पर जाना क्या कहलाता है, कहलाता है परागण। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, तो पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकार्ग, जो कि किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है, तो पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। अब परागण दो प्रकार के होते हैं, परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। अब क्या होता है स्वपरागण और परपरागण, अगर एक ही फूल का अगर परागकण अपने ही फूल के स्त्री केसर के वर्तिकार्ग पर पहुंच जाए तो ऐसा परागण कहलाता है स्वपरागण। और अगर एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकार्ग पर जाकर पड़े, दूसरे फूल के वर्तिकार्ग पर उसका स्थानांतरण हो जाए, तब उसको कहते हैं परपरागण। इसको और देखो अच्छे से, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर होता है, यानी कि जिस पुष्प में वो परागकण था, जिस फूल का वो परागकण था, उसी पुष्प के जो स्त्री केसर का वर्तिकार्ग है उस पर अगर वो परागकण गिरते हैं जाकर, तो उस परागण को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। और अगर एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अब देखो ऐसा कब होगा कि एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प के परागकण पे जाएंगे, तो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं कई बार हवा, जल तथा प्राणी। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि एक जगह के परागकण को, जैसे कि मान लो कि तितली बैठी है और तितली के पैर में चिपक गए हैं परागकण, अब वो तितली उड़कर किसी दूसरे फूल पर जाकर बैठती है तो वो परागकण हो सकता है कि वहाँ के पुष्प के वर्तिकार्ग पर जाकर गिर जाएं। तो इस तरीके से प्राणी भी क्या होते हैं, वाहक होते हैं परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाने के लिए। अब आपके और क्या दिया हुआ है, परागकणों के उपयुक्त वर्तिकार्ग पर पहुँचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुँचना होता है। यानी कि जब जो परागकण हैं वो जिस पुष्प के वो परागकण हैं वैसे ही दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर अगर वो जाकर चले गए हैं, उनका स्थानांतरण हो गया है, तो अब वहाँ जो नर युग्मक है, परागकण में जो नर युग्मक है, उस नर युग्मक को निषेचन के लिए कहाँ जाना है, तो उनको जाना है मादा युग्मक के पास। और मादा युग्मक कहाँ उपस्थित है, अंडाशय में। तो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है जिसे कि परागनली कहते हैं। देखो ये अभी हमने देखा था कि परागकण क्या हुआ है, यहाँ पर आकर बैठ गया। अब परागकण में क्या उपस्थित है, नर युग्मक उपस्थित है। अब इस नर युग्मक को मादा युग्मक से निषेचन के लिए क्या बनाते हैं, ये पराग नली बनाते हैं, ताकि इस नली के द्वारा जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास पहुंच सके, है ना। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, जहाँ भ्रूण क्या होता है, जहाँ निषेचन होता है, फिर युग्मनज बनते हैं और फिर क्या होता है, भ्रूण विकसित होता है। अब जो बीजांड होते हैं
उनमें क्या होता है, एक कठोर आवरण विकसित होता है, बीजांड के ऊपर एक कठोर आवरण विकसित होता है और फिर वह क्या होता है, बीज में बदल जाता है। यानी बीज में कौन बदलता है, बीजांड। कौन सा भाग बदलता है, बीजांड। और जो अंडाशय है वो तीव्रता से वृद्धि करता है और अंडाशय परिपक्व होकर किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, जो बीजांड है वो बदल जाते हैं किस में, बीज में, और जो अंडाशय है वो परिपक्व होकर बदल जाता है किसमें, फल में बदल जाता है। और बाकी और जो भाग होते हैं पुष्प के, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकार्ग, ये सारे क्या होते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। यानी कि बीज में जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें भ्रूण होता है, यानी कि नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। और जब उपयुक्त परिस्थिति बनती है तो वो बीज को अगर हम लगा दें मिट्टी में, उसको हवा, पानी और सूर्य की किरणें मिले तो वो क्या होता है, एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। देखो पढ़ देती हूँ, बीज में भावी पौधे अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। तो आओ बच्चों क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो देखो यहाँ आपके दिया हुआ है कि लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो यही दिया हुआ है कि लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने पड़ेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ये विभिन्नताएं जब आती हैं तो जैव विकास इसके लिए आवश्यक हो जाता है, फिर जैव विकास होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए। तो देखो आपके दिया हुआ है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, पपीता और तरबूज, ये देखो। और उभयलिंगी का उदाहरण क्या है, गुड़हल और सरसों। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्वपरागन तथा परपरागन में विभेदन कीजिए, यानी अंतर बताइए। तो स्वपरागन कब होता है, जब यदि पराग कणों का स्थानांतरण यह नहीं लिखोगे, पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकार्क पर होता है तो यह स्वपरागन कहलाता है। परंतु जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या कह रहा है, अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि अंकुरण क्या है, तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। और बीज जो है वो बनता है बीजांड, यहाँ से लिखेंगे बीजांड से एक कठोर आवरण होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। तो ये हो गया बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का। पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, फिर ये, और फिर यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, और फिर यहाँ तक लिखेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इस तरीके से बेटे आपकी वर्कशीट खत्म होती है बच्चों।